हेलो एवरीवन, आई एम राजीव रंजन सिंह एंड यू आर वाचिंग लीगल नैरेटिव। आइए इस वीडियो में हम आईपीसी के एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इंडियन पिनल कोड के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से, जो कि है चैप्टर 4 ऑफ द इंडियन पिनल कोड डील्स विथ। चैप्टर 4 किस चीज़ से डील करता है? अबेटमेंट से, जनरल एक्सप्लेनेशन से, अटेम्प्ट से या जनरल एक्सेप्शन से? आप लोग आंसर दीजिए इसका। जी बहुत ही आसान है, सभी ने इसका सही जवाब दिया। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, जनरल एक्सेप्शन से। चैप्टर 4 जनरल एक्सेप्शन से डील करता है। ओके, सेकेंड क्वेश्चन है जनरल एक्सेप्शन ऑफ आईपीसी लिमिट एंड ओवरराइड ऑफेंसेज एंड पिनल प्रोविजंस ऑफ द कोड एंड कंप्राइजेज ऑफ फॉलोइंग सेक्शंस। क्या सेक्शन रेंज है जनरल एक्सेप्शन के? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सभी ने करेक्ट आंसर दिया। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 76 to 106 यही सेक्शन रेंज है। 76 से स्टार्ट होता है, 106 तक जाता है। डी आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैक्सिम इग्नोरेंसिया जुडिस नॉन एक्सक्यूसेट मीन्स। इस मैक्सिम का क्या मतलब है? इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट इज नो एक्सक्यूज, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज एन एक्सक्यूज, इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट इज एन एक्सक्यूज। तो इग्नोरेंसिया जुडिस नॉन एक्सक्यूसेट का सही जवाब जो है आप लोगों ने दे दिया है। इसका मतलब है इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैक्सिम इग्नोरेंसिया फैसिट एक्सक्यूसेट रिलेट्स टू 75, 76, 76 नन ऑफ द अबव। तो ये भी बहुत ही आसान है, इसका जवाब भी आ चुका है 76। ये 76 से रिलेटेड है। सेक्शन 76 ऑफ आईपीसी, इग्नोरेंसिया फैसिट एक्सक्यूसेट, इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट इज एक्सक्यूजेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस एम.एच. जॉर्ज। ये इस केस के बारे में भी मैंने बताया था। ये स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस एम.एच. जॉर्ज जो है वो किस केस से रिलेटेड है? ये किस टॉपिक से रिलेटेड है? इसका भी सही जवाब आपने दे दिया है। ये मिस्टेक ऑफ लॉ से रिलेटेड है। नेसेसिटी का ये केस नहीं है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट का भी ये केस नहीं है, प्राइवेट डिफेंस का भी केस नहीं है। मिस्टेक ऑफ लॉ माना गया था और डिफेंस नहीं ग्रांट किया गया था। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ए, मिस्टेक ऑफ लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्टेक ऑफ फैक्ट इज। मिस्टेक ऑफ फैक्ट क्या है? जस्टिफाइड बाय लॉ, पार्शियली जस्टिफाइड, नॉट जस्टिफाइड, मे बी जस्टिफाइड। इसका आंसर दीजिए आप लोग। बिल्कुल सही, मिस्टेक ऑफ फैक्ट जो है वो जस्टिफाइड हो जाता है लॉ द्वारा, पार्शियली नहीं, पूरा का पूरा जस्टिफाइड हो जाता है। तो ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिस्टेक ऑफ फैक्ट इज जस्टिफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्टेक ऑफ फैक्ट इज अ डिफेंस डेल्ट विथ सेक्शंस। मिस्टेक ऑफ फैक्ट जो है वो किस सेक्शन में है? 75, 77, 76, 79, 77, 79, 79, 80। आप सभी को इसका करेक्ट आंसर पता है, आपने लिख भी दिया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, सेक्शन 76 एंड 79। 76 और 79 में मैंने आपको बोला था क्या टर्म्स याद रखने हैं। 76 में आपको याद रखना है बाउंड बाई लॉ, 79 में जस्टिफाइड बाई लॉ। दोनों में ही मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिस्टेक ऑफ लॉ दोनों को ही डिस्कस किया गया है, लेकिन एक में बाउंड बाई लॉ, एक में जस्टिफाइड बाई लॉ है। तो इसका आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन का इग्नोरेंसिया फैसिट एक्सक्यूजेड मैक्सिम मीन्स। इसका क्या मतलब है? अभी थोड़ी देर पहले आया हुआ था। इसका मतलब है इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट इज एन एक्सक्यूज, इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट इज एक्सक्यूजेबल। तो इसका करेक्ट आंसर बी, बी हो गया करेक्ट आंसर। नेक्स्ट मिस्टेक ऑफ लॉ इज अ डिफेंस। मिस्टेक ऑफ लॉ क्या एक डिफेंस है? यस, नो, मे बी, पार्शली। आप सभी इसका सही जवाब दे रहे हैं। मिस्टेक ऑफ लॉ एक डिफेंस नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन मिस्टेक ऑफ फैक्ट गुड फेथ इज रिक्वायर्ड। मिस्टेक ऑफ फैक्ट में गुड फेथ क्या रिक्वायर्ड है? नो, यस, मे बी, पार्शियली। तो यस, इट इज़ रिक्वायर्ड। मिस्टेक ऑफ फैक्ट में गुड फेथ रिक्वायर्ड है। तो इसका आंसर यस हो गया, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रांट वर्सेस बॉर्ग वाज द केस रिलेटेड टू। ये केस किस टॉपिक से रिलेटेड है? मिस्टेक ऑफ लॉ, मिस्टेक ऑफ फैक्ट, एक्ट ऑफ गॉड, नन। तो ये केस रिलेटेड है मिस्टेक ऑफ लॉ से। मिस्टेक ऑफ लॉ का ये केस है ग्रांट वर्सेस बॉर्ग। इसको आप लिख सकते हैं, हालांकि कभी ये पूछा नहीं गया है इलाहाबाद एंट्रेंस में। क्वेश्चन है विच प्रोविजन ऑफ द इंडियन पिनल कोड सेज नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय एन एक्सीडेंट। आईपीसी का कौन सा सेक्शन एक्सीडेंट से डील करता है? 79, 78, 80। इसका आंसर सभी को पता है, सेक्शन 80। सेक्शन 80 ऑफ आईपीसी डील्स विथ एक्सीडेंट। ओके, सी हो गया इसका आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ द डिफेंस ऑफ एक्सीडेंट अंडर सेक्शन 80 ऑफ आईपीसी। सेक्शन 80 ऑफ आईपीसी के अंदर जो डिफेंस है उसका एसेंशियल इंग्रेडिएंट इनमें से कौन सा नहीं है, ये बताना है। पहला ऑप्शन है द एक्ट मस्ट बी एन एक्सीडेंट और मिसफॉर्चून। एक्ट एक्सीडेंट या मिसफॉर्चून से होगा रहना चाहिए, ये सही है, ये होना चाहिए। द एक्ट मस्ट नॉट बी डन विथ एनी क्रिमिनल इंटेंशन, ये भी इंग्रेडिएंट होना चाहिए। क्रिमिनल इंटेंशन का एब्सेंस होना चाहिए। द एक्ट नीड नॉट बी डन विथ प्रॉपर केयर एंड कॉशन। देखिए ये उल्टा लिखा हुआ है, क्योंकि जो एक्सीडेंट हुआ रहना चाहिए वो प्रॉपर केयर एंड कॉशन लेने के बाद भी हुआ रहना चाहिए, तो ये गलत दिया हुआ है। जो डी दिया हुआ है द एक्सीडेंट मस्ट बी द आउटकम ऑफ ए लॉफुल एक्ट डन इन लॉफुल मैनर बाय लॉफुल मीन्स। एक्सीडेंट का एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ये भी है कि लॉफुल मैनर में बाय लॉफुल मीन्स में से लॉफुल एक्ट हुआ रहना चाहिए, तो इसका करेक्ट आंसर सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर सेक्शन 80 द एक्सेप्शन ऑफ एक्सीडेंट इज अवेलेबल व्हेन एन ऑफेंस इज कमिटेड वाइल। जो एक्सीडेंट का एक्सेप्शन है वो कब अवेलेबल होता है? तो पहला ऑप्शन ये डूइंग अ लॉफुल एक्ट इन अ लॉफुल मैनर बाय लॉफुल मीन्स, ये सही है। डूइंग अ लॉफुल एक्ट इन एनी मैनर, देखिए बी गलत हो गया, इन एनी मैनर नहीं लॉफुल मैनर होना चाहिए। सी है डूइंग अ लॉफुल एक्ट इन अ लॉफुल मैनर बाय एनी मीन्स, एनी मीन्स नहीं लॉफुल मीन्स होना चाहिए, यानी बस ए सही है। लॉफुल एक्ट, लॉफुल मैनर, लॉफुल मीन्स, ये तीनों टर्म याद रखिएगा। ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोजिशन इज करेक्ट। इनमें से कौन सा जो सेंटेंसेज है वो सही है? नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज़ डन बाई अ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशली। देखिए ये सेंटेंस सही है। जज जब जुडिशियल कैपेसिटी में कोई भी एक्ट करते हैं तो वो ऑफेंस नहीं माना जाता है। दूसरा सेंटेंस दिया हुआ है नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज़ डन बाई एनी पर्सन हु इज़ जस्टिफाइड बाय लॉ। देखिए ये भी सही है। मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मिस्टेक ऑफ लॉ का जो सेक्शन 79 है वो जस्टिफाइड ऑफ लॉ से डील करता है। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज़ डन बाई एनी पर्सन बाई एक्सीडेंट, देखिए एक्सीडेंट का सेक्शन दे दिया हुआ है, यानी ये तीनों ही सही है, तीनों ही डिफेंस है जनरल एक्सेप्शन के अंडर में, यानी सारे सेंटेंस सही हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सीडेंट एज एन एक्सेप्शन हैज़ बीन डील्ड विथ इन। किस सेक्शन में एक्सीडेंट है? सेक्शन 80 में है, सभी को पता है, सभी ने सही आंसर लिख दिया, सेक्शन 80। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टू इंक्लूड एक्सीडेंट इन एक्सेप्शंस ऑफ क्राइम विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज एसेंशियल। कौन सा एलिमेंट एसेंशियल है एक्सीडेंट के लिए? इट हैपेंड बाई एक्सीडेंट, मिसफॉर्चून। देखिए मिसफॉर्चून और एक्सीडेंट ये एसेंशियल है। इट हैपेंड इन डूइंग अ लॉफुल एक्ट इन लॉफुल मैनर, ये भी सही लिखा हुआ है कि लॉफुल एक्ट होना चाहिए और लॉफुल मैनर में क्या रहना चाहिए। प्रॉपर केयर एंड कॉशन हैज़ बीन टेकन, ये भी करेक्ट है, क्योंकि प्रॉपर केयर एंड कॉशन लेने के बावजूद एक्सीडेंट हो रहना चाहिए, यानी ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। सारे के सारे सेंटेंस सही है, आप सभी ने सही आंसर दिया, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट गवर्नमेंट वर्सेस रंगास्वामी इज केस रिलेटेड टू। ये केस किस टॉपिक से रिलेटेड है? स्टेट गवर्नमेंट वर्सेस रंगास्वामी। चलिए इसका आंसर दीजिए जी। कई लोगों को पता है ये एक्सीडेंट का केस है, ये एक्सीडेंट का केस है, नोट कर सकते हैं आप। स्टेट गवर्नमेंट वर्सेस रंगास्वामी इज केस रिलेटेड टू एक्सीडेंट। क्वेश्चन है नेसेसिटी एज अ डिफेंस कैन नॉट बी क्लेम्ड व्हेन द एक्ट हैज़ बीन डन। नेसेसिटी को एज अ डिफेंस क्लेम नहीं किया जा सकता है जब एक्ट कैसे डन हुआ हो। पहला ऑप्शन है विद गुड फेथ, दूसरा ऑप्शन है विद क्रिमिनल इंटेंट, तीसरा ऑप्शन है विद इनहेरेंट रिस्क ऑफ कॉजिंग हार्म, चौथा है फॉर अवॉइडिंग अदर ग्रेटर हार्म। देखिए चौथा फॉर अवॉइडिंग ग्रेटर हार्म, ये तो मेन पर्पज़ ही है नेसेसिटी का डिफेंस क्लेम करने के लिए। विद गुड फेथ, गुड फेथ में क्या क्या हो तो तभी क्लेम किया जा सकता है नेसेसिटी। विदाउट क्रिमिनल इंटेंट, क्रिमिनल इंटेंशन नहीं रहनी चाहिए, यानी कि बिना क्रिमिनल इंटेंशन के गुड फेथ में ग्रेटर हार्म को अवॉइड करने के लिए नेसेसिटी का डिफेंस क्लेम किया जा सकता है। यानी ए बी डी तो सारे इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए। जो सी दिया हुआ है विद इनहेरेंट रिस्क ऑफ कॉजिंग हार्म, अगर कोई एक्ट में इनहेरेंट रिस्क है हार्म कॉज करने का, उस केस में नेसेसिटी क्लेम नहीं किया जा सकता है, तो इसका आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द केस ऑफ आर वर्सेस डडली एंड स्टीफन इज रिलेटेड टू द डिफेंस ऑफ। इस केस को हमने लिखवाया भी था फ्री क्रैश कोर्स में, बहुत ही इंपॉर्टेंट और लीडिंग जजमेंट है। इस केस का नाम सभी को याद होना चाहिए। ये जो केस है लीडिंग केस है किस चीज़ का? नेसेसिटी का। आर वर्सेस डडली एंड स्टीफेंस, ये नेसेसिटी का लीडिंग केस है। चलिए आगे आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच सेक्शन डिफेंस ऑफ नेसेसिटी इज मेंशन्ड, डिफेंस ऑफ नेसेसिटी किस सेक्शन में है? मोस्ट इजी क्वेश्चन हो गया, सभी के पास सही जवाब है इसका, सेक्शन 81 ऑफ आईपीसी। सेक्शन 81 ऑफ आईपीसी डील्स विद द डिफेंस ऑफ नेसेसिटी। आगे आते हैं, द प्रिंसिपल एज टू द वे इन विच अ मैन शुड बिहेव व्हेन ही हैज़ टू मेक अ चॉइस बिटवीन टू एविल्स इज इलस्ट्रेटेड इन। देखिए ये नेसेसिटी का जो डिफेंस है उसी को एक्सप्लेन किए हुए है कि एक चॉइस करना होता है दो एविल्स के बीच में। तो इसका नेसेसिटी का सेक्शन कौन सा हो गया? सेक्शन 81। ओके, सेक्शन 81 ही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोटिव अंडर सेक्शन 81 ऑफ आईपीसी शुड बी, मोटिव कैसा रहना चाहिए? प्रिवेंशन ऑफ हार्म टू पर्सन, दूसरा दिया है प्रिवेंशन ऑफ हार्म टू प्रॉपर्टी। देखिए पर्सन के प्रिवेंशन ऑफ पर्सन के हार्म को प्रिवेंट करने के लिए या प्रॉपर्टीज को हार्म को प्रिवेंट करने के लिए कौन सा मोटिव रहना चाहिए? या दोनों में से कोई भी? चलिए आप में से कई को इसका सही आंसर पता है, कोई भी दोनों में से, ए या बी में से कोई भी, आइदर ए और बी, यानी या तो पर्सन के हार्म को प्रिवेंट करने के लिए या प्रॉपर्टी के हार्म को प्रिवेंट करने के लिए, किसी भी मोटिव के लिए नेसेसिटी क्लेम किया जा सकता है। डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच केस डॉक्ट्रिन ऑफ एब्सोल्यूट नेसेसिटी वाज डिसाइडेड, किस केस में एब्सोल्यूट नेसेसिटी का डॉक्ट्रिन डिसाइड किया गया था? इसका आंसर दीजिए आप लोग। देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वर्सेस डॉक्टर सुब्रमण्यन स्वामी, यानी सुब्रमण्यन स्वामी वाला केस में डॉक्ट्रिन ऑफ एब्सोल्यूट नेसेसिटी की बात की गई थी। इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रमेश सीज दैट अ टाइगर इज गोइंग टू अटैक आकाश, रमेश ने देखा कि एक टाइगर है जो कि आकाश पर अटैक करने वाला है। रमेश शूट्स द टाइगर एज इफ इज श्योर्स दैट द टाइगर माइट किल्स आकाश, उसने टाइगर को शूट कर दिया क्योंकि उसको लगा कि टाइगर जो है अब आकाश को मार देगा। तो उसने कौन सा ऑफेंस कमिट किया? रमेश इज लायबल फॉर कल्पेबल होमिसाइड, रमेश इज लायबल फॉर मर्डर, नो ऑफेंस, नन ऑफ दीज। देखिए बहुत आसान है, उसने कोई भी ऑफेंस कमिट नहीं किया, उसने कोई भी ऑफेंस कमिट नहीं किया। आकाश की जान को बचाने के लिए उसने टाइगर को शूट किया, तो इसमें उसने कोई ऑफेंस कमिट नहीं किया। देखिए मैक्सिम बताना है, नेसेसिटी नोज नो लॉ, ये किस मैक्सिम से रिलेटेड है? ये भी मैंने बताया था। पहला ऑप्शन जो है नेसेसिटास नॉन हैबिट लिगम, दूसरा है नेमो इन प्रॉपर्टिया कॉजर जुडेक्स, एक्टस मीन विटोस फैक्टर्स, नन ऑफ दीज। बहुत ही आसान है, सभी ने सही आंसर दे दिया। पहला ही आंसर हो जाएगा नेसेसिटास नॉन हैबिट लिगम, नेसेसिटीज नो लॉ, ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन 82 ऑफ आईपीसी प्रोवाइड्स दैट नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ चाइल्ड अंडर, सेक्शन 82 के अंदर कितने उम्र से कम के बच्चे द्वारा किए गए क्राइम को क्राइम नहीं माना जाता है? 6 ईयर्स, 7 ईयर्स, 9 ईयर, 10 ईयर्स। सभी को सही आंसर पता है 7 ईयर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, 7 ईयर्स ऑफ एज। बी हो गया करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन 82 ऑफ आईपीसी इनंशिएट्स a presumption of fact, a rebuttable presumption of law, a conclusive or irrebuttable presumption of law, none of the above। देखिए इसका सही आंसर, इसका क्या आंसर होगा आप लोग बताइए। कई लोगों ने सही जवाब दे दिया, ये कंक्लूसिव प्रिजम्पशन माना जाता है, इरिबटेबल, इसको रिबर्ट भी नहीं किया जा सकता है। अगर सेक्शन 82 में फॉल करता है पर्टिकुलर एक्ट है, पर्टिकुलर ऑफेंस, तो उस केस में जो भी प्रिजम्पशन ड्रॉन होता है वो कंक्लूसिव नेचर का होता है, उसके अगेंस्ट कोई भी एविडेंस एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है, उसको रिबर्ट नहीं किया जा सकता है एविडेंस दे करके। तो सी हो गया इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पर्सन इज स्टेटेड टू बी पार्शियली इनकैपेक्स अंडर सेक्शन 83 आईपीसी इफ ही इज एज्ड। 83 में जो एज का रेंज दिया हुआ है वो क्या है? ये भी आसान क्वेश्चन है, इसका भी आंसर सभी लोगों ने दे दिया, 7 ईयर्स टू 12 ईयर्स, यानी 7 साल से ऊपर और 12 साल के अंडर में अगर एज के किसी बच्चे द्वारा क्राइम किया जाता है तो सेक्शन 83 में फॉल करता है। ये हो गया करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हो गया सेक्शन 83 ऑफ आईपीसी लेज डाउन। 83 क्या लेज डाउन करता है? प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट एंड इनकंक्लूसिव और रिबटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। सी दिया हुआ है कंक्लूसिव और इरिबटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, डी दिया हुआ है इरिबटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। देखिए 82 में था कंक्लूसिव और इरिबटेबल, 83 में जो है वो इनकंक्लूसिव है, कंक्लूसिव नहीं है, इनकंक्लूसिव, और दूसरा रिबटेबल है, यानी उसको रिबर्ट भी किया जा सकता है। तो सेक्शन 83 में आंसर हो जाएगा बी, कंक्लूसिव भी नहीं है और रिबर्ट भी किया जा सकता है, एविडेंस दिया जा सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन 82 ऑफ आईपीसी लेज डाउन द रूल ऑफ। 82 कौन से रूल को लेज डाउन करता है? होली इनकैपेक्स, पार्शियली इनकैपेक्स, बोथ एंड बी आइदर। देखिए सेक्शन 82 सभी को पता है होली इनकैपेक्स की बात करता है। 7 ईयर्स के अंडर का एज, होली इनकैपेक्स, टोटली इनकैपेबल टू कमिट एनी क्राइम। तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया द मैक्सिम एक्टस नन फेसिट्रिया निसी मेंसिट्रिया मीन्स। ये तो क्रिमिनल लॉ का बहुत ही बेसिक मैक्सिम दे दिया है, सभी को पता है। इसका पहला ऑप्शन दिया है क्रिमिनल हैज़ टू बी, क्राइम हैज़ टू बी कपल्ड विद गिल्टी माइंड। दूसरा दिया है देयर कैन बी नो क्राइम विदाउट अ गिल्टी माइंड। देखिए यही करेक्ट हो जाएगा, बिना गिल्टी माइंड के क्राइम नहीं हो सकता है, यानी मेंस रिया के इंपॉर्टेंस की बात करता है ये मैक्सिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है Nothing is an offence which is done by a child under 7 years of age is based on the legal maxim of 7 साल के नीचे के चाइल्ड द्वारा किया हुआ कोई एक्ट ऑफेंस नहीं होता। ये किस मैक्सिम पे है? डॉली कैपेक्स पे है, डॉली इनकैपेक्स पे है। जाहिर सी बात है डॉली इनकैपेक्स पे है, इनकैपेबिलिटी शो करता है क्राइम कमिट करने के लिए, तो बी हो गया डॉली इनकैपेक्स। सभी को सही जवाब पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्ट्स ऑफ चाइल्ड कॉन्स्टिट्यूटिंग जनरल एक्सेप्शन अंडर आईपीसी आर मेंशन्ड इन। देखिए कौन सा सेक्शन का रेंज है जिसमें चाइल्ड के जनरल एक्सेप्शन की बात किया गया है? 81, 82, 82, 83। सभी को इसका सही आंसर पता है, 82 और 83 बात करता है। 82 और 83 बी हो गया करेक्ट आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन्फेंसी एज एन ऑफेंस हैज़ बीन प्रोवाइडेड अंडर। इन्फेंसी, देखिए उसी को सेंटेंस शब्द बदल के दूसरा क्वेश्चन बना दिया हुआ है। इन्फेंसी को एज एन एक्सेप्शन किस सेक्शन में प्रोवाइड किया गया है? वो भी सेक्शन 82 ही हो गया, ये भी चाइल्ड की बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ डॉली इनकैपेक्स अंडर इंडियन पिनल कोड 1860 इज एन एक्सेप्शन टू द क्रिमिनल लायबिलिटी इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन। देखिए ये भी बहुत ही आसान हो गया, सभी को पता है सेक्शन 82 का बात कर रहा है, सभी सही जवाब दे रहे हैं। एक सेक्शन 82 सेम ही तरह के क्वेश्चंस को अलग अलग ढंग से पूछे जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्रोविजन ऑफ द इंडियन पिनल कोड सेज नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय ए चाइल्ड ऑफ अंडर 7 ईयर्स। 7 ईयर्स की बात आई, 7 ईयर्स के अंडर की, तो फिर सेक्शन 82 हो गया। ओके, सभी को सही जवाब पता है, सेक्शन 82। नेक्स्ट क्वेश्चन है नथिंग इज एन ऑफेंस इफ इट इज डन बाय ए पर्सन हु इज। ऑफेंस नहीं होगा अगर किस पर्सन द्वारा किया जा रहा है। पहला ऑप्शन जो है बॉय ऑफ 6 ईयर्स हैविंग सफिशिएंट मैच्योरिटी टू अंडरस्टैंड द नेचर एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ हिज एक्ट। दूसरा जो है गर्ल्स बिलो 12 ईयर्स हैविंग सफिशिएंट मैच्योरिटी टू अंडरस्टैंड द। देखिए नथिंग इज एन ऑफेंस की बात कर रहा है, तो इसमें पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 6 ईयर से कम का एक कोई लड़का है, और ऑप्शन दिया हुआ है हैविंग सफिशिएंट मैच्योरिटी टू अंडरस्टैंड द नेचर एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हिज एक्ट। तो ये लॉ प्रिज्यूम ही करता है डॉली इनकैपेक्ट 7 ईयर्स के अंडर, यानी कि 7 साल के नीचे कोई है तो लॉ प्रिज्यूम कर रहा है कि डॉली इनकैपेक्ट है, ही हैज़ नॉट सफिशिएंट मैच्योरिटी टू अंडरस्टैंड द नेचर एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हिज कंडक्ट। सो ये लिख देना कि एक 6 साल के बच्चे के पास सफिशिएंट मैच्योरिटी है, ये नहीं, इससे ये नहीं इन्फर किया जाएगा कि सच में उसके पास मैच्योरिटी है। लॉ ने तो एब्सोल्युटली प्रिज्यूम किया हुआ है, और वो ऐसा प्रिजम्पशन है जो कि इरिबटेबल है। अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन आया हुआ था कि ये जो प्रिजम्पशन होता है सेक्शन 82 के अंदर वो इरिबटेबल होता है और वो कंक्लूसिव माना जाता है। तो जाहिर सी बात है ए में जो लिखा हुआ है कि सफिशिएंट मैच्योरिटी और अंडरस्टैंडिंग के बाद वो बिल्कुल इरेलीवेंट है, और आंसर जो होगा ए ही होगा कि 6 ईयर से कम का कोई लड़का है तो उसके द्वारा किया हुआ एक्ट ऑफेंस नहीं होगा। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। ये बस ये क्वेश्चन पूछने का एक तरीका है ताकि आप गलत अटैम्प्ट कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेक्शन 82 ऑफ द इंडियन पिनल कोड डील्स विद द फॉलोइंग। सेक्शन 82 किस तरह की इम्यूनिटी से डील करता है? एब्सोल्यूट इम्यूनिटी, क्वालिफाइड इम्यूनिटी, कंडीशनल इम्यूनिटी, कंटिजेंट इम्यूनिटी। इसका भी आंसर आप सभी को पता है, बहुत ही आसान है। ये एब्सोल्यूट इम्यूनिटी की बात करता है जब वो इरिबटेबल है, जब वो कंक्लूसिव प्रूफ है, तो कंक्लूसिव प्रिजम्पशन है। जाहिर सी बात है वो एब्सोल्यूट इम्यूनिटी की बात करता है। जो भी इम्यूनिटी मिलेगी जिसको, वो एब्सोल्यूट नेचर का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द लीडिंग केस ऑफ सेक्शन 83 ऑफ आईपीसी, सेक्शन 83 का लीडिंग केस कौन है? इसका आंसर आप लोग दीजिए। देखिए या जिसको नहीं पता आप लोग नोट कर सकते हैं, इसका लीडिंग केस है उल्ला वर्सेस किंग। सेक्शन ऑप्शन सी जो है उल्ला वर्सेस किंग, ये लीडिंग केस है सेक्शन 83 का, तो सी आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अंडर सेक्शन 83 ऑफ आईपीसी ए चाइल्ड इज कंसीडर्ड टू बी डोली कैपेक्स व्हेन ही इज। डोली कैपेक्स कब प्रिज्यूम किया जाएगा?
तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है अबव 7 ईयर्स बट बिलो 14, नहीं 7-14 का रेंज नहीं है, अबव 7 ईयर बट बिलो 12 से ये सही है क्योंकि 7 और 12 का रेंज है। ऑफ 7 ईयर्स है नहीं, ऑफ अबव 8 ईयर्स बिल्कुल भी नहीं, यानी 7 और 12 वाला ऑप्शन बस बी दिया हुआ है, 7 साल से ऊपर होना चाहिए और 12 साल से नीचे होना चाहिए, बी आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिज्यूम्ड अंडर लॉ टू बी डोली इनकैपेक्स टू कमिट ए क्राइम। डोली इनकैपेक्स के लिए एज क्या होना चाहिए, 7 साल के नीचे, एब्सोल्यूट इम्यूनिटी के लिए 7 साल से नीचे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन एसर्शन और रीजन दिया हुआ है। एसर्शन ए दिया हुआ है अ बॉय एज 9 ईयर्स इंटेंशनली किल्स बी, ए इज लायबल टू बी कन्विक्टेड। देखिए सेंटेंस सही है, क्यों, क्योंकि 9 ईयर्स एज है, 7 ईयर्स के ऊपर है, भले ही वो 12 ईयर्स के नीचे है, लेकिन लिखा हुआ है इंटेंशनली किल्स बी, इंटेंशनली वो बी को किल कर देता है तो उसकी लायबिलिटी अराइज होगी। रीज़न आर है ए चाइल्ड अप टू द एज ऑफ 12 ईयर्स इज इम्यून फ्रॉम क्रिमिनल लायबिलिटी। देखिए 12 ईयर की एज तक कंप्लीट इम्यूनिटी नहीं मिलती है, 7 ईयर्स तक कंप्लीट इम्यूनिटी है, और 7 से 12 ईयर्स के बीच में देखा जाएगा कि वो उसकी मेंटल कैपेसिटी क्या थी, क्या वो अपने एक्ट के कॉन्सिक्वेंसेज को और नेचर को समझ सकता था। तो बी जो रीज़न जो दिया हुआ है वो गलत है और एसर्शन सही है, यानी एसर्शन इज ट्रू बट रीज़न इज फॉल्स, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन A child of 9 years of age stole a gold necklace and immediately afterward sold it to the accused. Is he guilty of theft? क्या वो theft के लिए guilty है? ऑप्शन ए दिया हुआ है द चाइल्ड इज नॉट गिल्टी as he lacked a sufficient maturity of understanding. दूसरा दिया हुआ है the child is guilty as he has attained as a sufficient maturity of understanding to judge the nature and consequences of his conduct on that occasion. देखिए आप सभी ने सही आंसर देने भी लगे हैं, इसका आंसर बी ही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वो पहले तो चोरी करता है, फिर उसके बाद इमीडिएटली वो उसको सेल भी कर देता है, यानी वो समझ सकता था कि वो क्या एक्ट कर रहा है, उसके क्या नेचर है एंड कॉन्सिक्वेंसेज है, तो सफिशिएंट मैच्योरिटी वो डेवलप कर चुका था, तो आप आंसर हो जाएगा बी। देखिए आगे का क्वेश्चन है द एक्सप्रेशन अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। जो एक्सप्रेशन अनसाउंडनेस ऑफ माइंड है वो क्या है, इज नॉट डिफाइंड इन आईपीसी, इज डिफाइंड इन आईपीसी, इज नॉट ट्रीटेड एज इक्विवेलेंट टू इंसैनिटी, इज नॉट जनरल एक्सेप्शन इन आईपीसी। देखिए जनरल एक्सेप्शन भी है और इक्विवेलेंट टू इंसैनिटी भी है, लेकिन ये आईपीसी में डिफाइंड नहीं है। अनसाउंडनेस ऑफ माइंड जो टर्म है, एक्सप्रेशन है, वो आईपीसी में डिफाइंड नहीं है, तो इसका आंसर हो गया ए। सेकेंड हो गया अंडर विच ऑफ द आईपीसी, अंडर विच सेक्शन ऑफ द आईपीसी होना चाहिए, द एक्ट ऑफ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड इज नॉट एन ऑफेंस। किस सेक्शन में अनसाउंडनेस को एज ए डिफेंस माना गया है, तो सेक्शन 84। आप सबको इसका सही आंसर पता है, सेक्शन 84 हो गया अनसाउंडनेस ऑफ माइंड से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एक्सप्रेशन हैज़ बीन यूज्ड अंडर सेक्शन 84 ऑफ आईपीसी। सेक्शन 84 में कौन सा एक्सप्रेशन यूज हुआ है, मैडनेस, मेंटल एलिमेंट, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, इंसैनिटी। आप सबको पता है इंडियन पिनल कोड में अनसाउंडनेस ऑफ माइंड यूज हुआ है, ना कि इंसैनिटी। ये इंसैनिटी से रिजेंबल करता है, लेकिन वो जो इंडियन पिनल कोड में जो यूज हुआ है एक्सप्रेशन वो है अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाई ए पर्सन हु एट द टाइम ऑफ डूइंग इट वॉज अनसाउंड माइंड बिकॉज, किस कारण से अनसाउंड माइंड होना चाहिए, बिकॉज ही इज अनेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट, बिकॉज कमिटेड ऑफेंस इम्पल्सिवली, बोथ है एंड बी। इसका आंसर दीजिए आप लोग। जी सही है, ए हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वो अनेबल है नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट, अपने एक्ट के नेचर को जानने के लिए वो अनेबल है अनसाउंडनेस के कारण से, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर अनसाउंडनेस ऑफ माइंड द इम्पेयरमेंट ऑफ द कॉग्निटिव फैकल्टी ऑफ माइंड टू एस्केप क्रिमिनल लायबिलिटी। देखिए किस लेवल ऑफ क्या लेवल होना चाहिए इम्पेयरमेंट का, टोटल होना चाहिए, पार्शियल होना चाहिए, या बोथ एंड बी। हाँ बिल्कुल टोटल होना चाहिए, इम्पेयरमेंट जो होना चाहिए वो टोटल होना चाहिए। पार्शियल होगा तो अनसाउंडनेस का डिफेंस नहीं लिया जा सकता है, बिल्कुल भी उस स्टेट में नहीं होना चाहिए कि अपने एक्ट के नेचर एंड कॉन्सिक्वेंस को समझ पाए, तो मस्ट बी टोटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसैनिटी क्या है, लैक ऑफ फ्री विल है, इनकैपेसिटी प्रोड्यूस्ड ड्यू टू ड्रंकनेस है, बिल्कुल नहीं, इनकैपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट कमिटेड,
सही है ये। डी में डिसीज्ड माइंड। देखिए इसका करेक्ट आंसर जो है मोस्ट अप्रोप्रिएट उसी हो जाएगा कि इनकैपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट कमिटेड। वो अपने जो एक्ट कमिट कर रहा है उसके नेचर को जानने के लिए वो इनकैपेबल है और उसी को इंसेन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसैनिटी एज अ डिफेंस मीन्स दैट अ पर्सन एट द टाइम ऑफ डूइंग एन एक्ट बाय रीजन ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड इज इनकैपेबल ऑफ नोइंग क्या, द नेचर ऑफ द एक्ट, सही है। दैट व्हाट ही इज डूइंग इज रॉन्ग, ये भी सही है। वो क्या कर रहा है वो गलत है, उसको पता नहीं है, उसे समझ नहीं है। दैट व्हाट ही इज डूइंग इज कंट्रेरी टू लॉ, ये भी सही है। वो जो एक्ट कर रहा है वो लॉ के कंट्रेरी में है, उसे ये भी समझ नहीं है। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा डी, आइदर ए, बी और सी, इनमें से कोई भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ इंसैनिटी ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्राउंड फॉर एग्जम्पशन फ्रॉम क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब आईपीसी में जो डिफेंस दिया हुआ है इंसैनिटी का, वो क्लेम किया जा सकता है किस ग्राउंड पे, किस तरह के इंसैनिटी के लिए। तो इसका भी आंसर आप सभी को पता है। जो डिफेंस ऑफ इंसैनिटी मिलती है, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड मिलता है, वो लीगल इंसैनिटी के लिए मिलता है, लीगल इंसैनिटी के लिए। लॉ की नज़र में वो इंसेन होना चाहिए, भले ही वो मेडिकल इंसेन हो या सेन हो, लेकिन लीगली इंसेन होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेशन अनसाउंडनेस ऑफ माइंड हैज़ नॉट बीन डिफाइंड इन आईपीसी। बिल्कुल सही, नहीं डिफाइंड है। एंड हैज़ मेनली बीन ट्रीटेड एज इक्विवेलेंट टू इंसैनिटी, उसको इंसैनिटी के इक्विवेलेंट ट्रीट किया जाता है। एन एक्यूज हु सीक्स एक्सोनरेशन फ्रॉम लायबिलिटी ऑफ एनी एक्ट अंडर सेक्शन 84 ऑफ आईपीसी इज टू प्रूव लीगल इंसैनिटी। लीगल इंसैनिटी उसको प्रूव करना होता है, ना कि मेडिकल इंसैनिटी। इट वॉज हेल्ड बाई सुप्रीम कोर्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस, किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा हेल्ड किया था। चलिए इसका आंसर आप लोग दीजिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। केस का नाम है सुरेंद्र मिश्रा वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड। इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा ऑब्जर्व किया हुआ था, सुरेंद्र मिश्रा वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड, आप लोग नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन Z under the influence of madness attempts to kill A, in this case which of the following is correct। वो madness के इन्फ्लुएंस में वो A को किल करने के लिए अटैम्प्ट करता है, तो वो क्या के लिए लायबल होगा। पहला दिया हुआ है Z इज गिल्टी ऑफ अटेम्प्ट टू मर्डर, उसको अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए गिल्टी किया जाएगा, नहीं किया जाएगा क्योंकि उसने अनसाउंडनेस में वो एक्ट कमिट किया है। दूसरा है Z इज गिल्टी ऑफ नो ऑफेंस बट A हैज़ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। देखिए ये सही दिया हुआ है सेंटेंस। आप अभी हम लोग आगे के ऑप्शंस भी देख लेते हैं। सी दिया हुआ है Z इज गिल्टी ऑफ नो ऑफेंस बट A हैज़ नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। देखिए यहाँ पे Z को तो नो ऑफेंस के लिए लायबल होगा क्योंकि उसने अनसाउंडनेस में किया है, लेकिन A जो है वो अपना सेल्फ डिफेंस कर सकता है, वो प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर सकता है अपना। तो आप लोग ये लिखिए कमेंट में कि किस सेक्शन के अंडर, आईपीसी के किस सेक्शन के अंडर एक मैड मैन के अगेंस्ट भी, यानी एक अनसाउंड माइंड के अगेंस्ट भी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज किया जा सकता है। आप लोग कमेंट में आंसर लिखिए, किस सेक्शन के अंडर एक अनसाउंड माइंड के अगेंस्ट भी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज किया जा सकता है, यही सवाल है। चलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग लिख लिए तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। चलिए अगर किसी को भी नहीं आता है तो आप लोग आके व्हाट्सएप ग्रुप में पूछेंगे, मैं जवाब दूंगा। ए अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अनसाउंडनेस अटेम्प्ट टू किल बी। ए अनसाउंडनेस के इन्फ्लुएंस में बी को मारने के लिए अटेम्प्ट करता है। बी इन अटेम्प्टिंग टू डिफेंड हिमसेल्फ कॉज ग्रीवियस हर्ट टू ए, वो खुद को डिफेंस करने में एक को ग्रीवियस हर्ट कॉज कर देता है। अब बताइए, ये भी पिछली क्वेश्चन की तरह है। ए इज़ लायबल फॉर अटेम्प्ट टू मर्डर बी। देखिए ए तो नहीं लायबल होगा क्योंकि वो अनसाउंडनेस में एक्ट कर रहा है, और बी क्या होगा, बी भी नहीं लायबल होगा क्योंकि वो आरओपीडी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज करने में एक्ट कर रहा है। तो इसका सही आंसर हम लोग ढूंढते हैं जहाँ दोनों की लायबिलिटी नहीं होगी। देखिए बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, डी बोथ ए एंड बी आर एक्सक्यूज फ्रॉम लायबिलिटी। दोनों को ही एक्सक्यूज कर दिया जाएगा, दोनों को ही एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा क्रिमिनल लायबिलिटी से, क्योंकि दोनों ही एक अलग अलग डिफेंस एक्सरसाइज कर रहे हैं, एक अनसाउंडनेस ऑफ माइंड और दूसरा राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। तो डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैकनॉटन केस रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन। देखिए मैकनॉटन केस के बारे में मैंने बताया था, बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है। अनसाउंडनेस ऑफ माइंड से रिलेटेड, इंसैनिटी से रिलेटेड, यानी किस सेक्शन से रिलेट कर गया, ये सभी का सही जवाब है सेक्शन 84 से रिलेट कर गया मैकनॉटन केस। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग केस लेज डाउन द प्रिंसिपल रिलेटिंग टू द डिफेंस ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। देखिए उसी को दूसरे ढंग से पूछ दिया
किस केस में डिफेंस ऑफ अनसाउंडनेस माइंड से रिलेटेड प्रिंसिपल्स लेट डाउन किए गए थे? जाहिर सी बात, आर वर्सेस प्रिंस किस चीज़ का केस है? मेंस रिया का केस हो गया। आर वर्सेस डडली एंड स्टीफेंस बताइए किस चीज़ का केस है? आपको हमने लिखवाया हुआ है। महबूब साहब वर्सेस इम्परेटर भी किस टॉपिक का केस है? ये भी मैंने लिखवाया हुआ है। तो इसमें अनसाउंडनेस का केस कौन सा बचा? मैकनॉटन केस बचा। मैकनॉटन केस जो कि बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, देखिए वाइल्ड बीस्ट टेस्ट किस केस में प्रोपाउंड किया गया था? ये भी मैंने बताया था। वाइल्ड बीस्ट टेस्ट किस केस में प्रोपाउंड किया गया था? मैंने बताया था। इसका सही जवाब दे दीजिए। देखिए हैडफील्ड जो है वो उससे दूसरा टेस्ट प्रोपाउंड हुआ था, वही मैंने बताया था। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, आर वर्सेस आर्नोल्ड। आर वर्सेस आर्नोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, द मैक्सिम नॉन कंपोस्टमेंटिस मीन्स। नॉन कंपोस्टमेंटिस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है, जवाब दीजिए, आप सबको सही पता है, आपने आंसर भी देने लगे। नॉन कंपोस्टमेंटिस का मतलब होता है नॉट ऑफ साउंड माइंड, मतलब कोई साउंड माइंड का नहीं हो तो उसे कहेंगे नॉन कंपोस्टमेंटिस। सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विच सेक्शन ऑफ द आईपीसी डील्स विद द डिफेंस ऑफ इनवॉलुंटरी इंटॉक्सिकेशन? देखिए वॉलुंटरी नहीं, इनवॉलुंटरी इंटॉक्सिकेशन। वो सेक्शन, देखिए आप लोग आंसर देने लगे हैं, वो सेक्शन 84, 85 या 86? 85 या 86? 85 हो जाएगा। इनवॉलुंटरी इंटॉक्सिकेशन सेक्शन 85, बी आंसर हो गया। इंटॉक्सिकेशन एज अ डिफेंस इज कंटेंट इन, इंटॉक्सिकेशन किस सेक्शन में है? सेक्शन 85, 86, 87। देखिए 85 और 86 में दोनों है, इनवॉलुंटरी और वॉलुंटरीली। तो ए और बी दोनों हो जाएगा, यानी डी हो जाएगा, ए एंड बी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, फॉर अ डिफेंस ऑफ इंटॉक्सिकेशन टू एस्केप क्रिमिनल लायबिलिटी द डीजेनरेशन ऑफ मेंटल फैकल्टीज मस्ट बी टोटल पार्शियल। देखिए इंटॉक्सिकेशन के लिए भी क्या होना चाहिए? टोटल होना चाहिए। अगर पार्शियल हो, अगर पार्शियली वो समझने के लिए कैपेबल हो कि उसने जो एक्ट कर रहा है उसका नेचर कॉन्सिक्वेंस क्या है, तो लायबिलिटी एराइज हो जाएगी, यानी कि कंप्लीटली वो इनकैपेबल होना चाहिए। जो पर्सन क्लेम कर रहा है एग्जाम्पशन को, अंडर इंटॉक्सिकेशन हो चाहे अंडर अनसाउंडनेस हो, उसकी डिसेबिलिटी जो होनी चाहिए वो कंप्लीट होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ कमिशन ऑफ द क्राइम। तो मस्ट बी टोटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर डिफेंस ऑफ इंटॉक्सिकेशन टू एस्केप क्रिमिनल लायबिलिटी द इंटॉक्सिकेशन। देखिए इंटॉक्सिकेशन के डिफेंस के लिए इंटॉक्सिकेशन जो होना चाहिए कैसे एडमिनिस्टर किया रहना चाहिए? पहला ऑप्शन ये है, कैन बी सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन। नहीं, अगर कोई सेल्फ एडमिनिस्टर्ड इंटॉक्सिकेटेड है तो वो इंटॉक्सिकेशन का डिफेंस क्लेम नहीं कर सकता है। दूसरा है एडमिनिस्टर्ड अगेंस्ट हिज विल और नॉलेज, यही इनवॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन का बात किया जा रहा है। अगर उसके मर्जी के खिलाफ, विल के अगेंस्ट में और नॉलेज के अगेंस्ट में एडमिनिस्टर्ड किया गया है, तब वो डिफेंस क्लेम कर सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर बी ही हो जाएगा, वो इनवॉलंटरी नेचर का होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट टू प्राइवेट डिफेंस इज कंटेन्ड इन, आरओपीडी जो है वो किस सेक्शन में दिया हुआ है? 94, 93, 98, 96। बहुत ही आसान है, सेक्शन 96 में दिया हुआ है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सेक्शन 96 ऑफ आईपीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन इन द एक्सरसाइज ऑफ आरओपीडी यानी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस हैज़ बीन प्रोवाइडेड अंडर, किस सेक्शन में दिया हुआ है? फिर सेम क्वेश्चन हो गया, 96 में दिया हुआ है, सेक्शन 96 ऑफ आईपीसी, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरी पर्सन हैज़ राइट टू प्राइवेट डिफेंस ऑफ, सभी पर्सन के पास आरओपीडी है, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है, किस चीज़ का? हिज ओन बॉडी का, बॉडी का तो है ही, हिज ओन बॉडी एंड प्रॉपर्टी, बॉडी प्रॉपर्टी दोनों का ही है, हिज बॉडी एंड प्रॉपर्टी एंड द बॉडी ऑफ एनी अदर पर्सन। और लास्ट दिया हुआ है हिज ओन बॉडी एंड प्रॉपर्टी एंड बॉडी एंड प्रॉपर्टी ऑफ एनी अदर पर्सन। तो इसमें सही आंसर कौन सा हो गया? डी हो गया, क्योंकि वो सभी को कलेक्ट कर दिया हुआ है, ये सारे ही राइट है, चाहे वो अपनी बॉडी और प्रॉपर्टी का प्रोटेक्ट करने के लिए हम आरओपीडी एक्सरसाइज करें या किसी और के बॉडी या प्रॉपर्टी के लिए, यानी डी करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस बेस्ड ऑन द नेचुरल इंस्टिंक्ट ऑफ, किस चीज़ के लिए ये जो राइट आरओपीडी का प्रिंसिपल है वो किस चीज़ पे बेस्ड है? सेल्फ रिस्पेक्ट पे है क्या? नहीं। सेल्फ प्रोटेक्शन पे बिल्कुल। सेल्फ रिलायंस पे, ये भी नहीं। सेल्फ सफिशिएंसी पे नहीं। सेल्फ प्रोटेक्शन पे बहुत ही आसान है, सभी का आंसर सही है, सेल्फ प्रोटेक्शन के प्रिंसिपल पे बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, एज पर सेक्शन 96 ऑफ आईपीसी नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन इन द एक्सरसाइज ऑफ द, ये बहुत ही आसान हो गया, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। डेफिनेटली आरओपीडी का बात किया जा रहा है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज करने में कोई एक्ट किया जा रहा है तो ऑफेंस नहीं माना जाएगा, यही तो सेक्शन 96 बोलता है, बी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस क्या है? इज नॉट अ राइट ऑफ डिफेंस बट ऑफ रेट्रीब्यूशन। देखिए ये गलत हो गया, क्योंकि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक प्राइवेट डिफेंस का राइट है, ना कि रेट्रीब्यूशन का। दूसरा कह रहा है राइट ऑफ डिफेंस बट नॉट अ राइट ऑफ रेट्रीब्यूशन। देखिए आपको सर पता होगा कि यही सही हो जाएगा। जो आरओपीडी होता है वो एक्सरसाइज किया जाता है सेल्फ डिफेंस के लिए, उसको एज ए रेट्रीब्यूशन नहीं यूज किया जाता है। यानी कि एज ए रिवेंज, किसी से रिवेंज लेने के लिए आपको वो नहीं यूज़ करना है, आपको उतना ही रिजनेबल फोर्स यूज़ करना है जो कि सफिशिएंट हो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। इसीलिए इसको रेट्रीब्यूशन का राइट नहीं कहा जाता है, बस डिफेंस का राइट कहा जाता है। तो इसका आंसर बी सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया राइट टू प्राइवेट डिफेंस इज अवेलेबल टू ऑल इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर एंड एज ऑफ पर्सन, एक्सेप्ट कब नहीं अवेलेबल होता है? आरओपीडी कब नहीं अवेलेबल होता है, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। एक्सेप्ट पुलिस ऑफिसर, जी नहीं। ऑफिसर्स ऑफ आर्म फोर्स, जी नहीं। एग्रेसर्स, देखिए एग्रेसर्स जो टर्म है आपने कई सारे जजमेंट्स भी पढ़े होंगे तो उसमें भी कोर्ट ने हेल्ड किया हुआ है कि एग्रेसर्स को नहीं अवेलेबल होता है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। आप खुद एग्रेसर हैं, आप खुद एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप ही ने इनिशिएट किया और आप ही एक्सरसाइज कर रहे हैं राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, ऐसा नहीं हो सकता है। तो एग्रेसर्स डू नॉट हैव राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, आप लोग नोट कर सकते हैं, एग्रेसर्स के पास नहीं होता है आरओपीडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन 97 ऑफ आईपीसी एक्सप्रेसली स्टेट्स दैट राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज सब्जेक्ट टू द रिस्ट्रिक्शन कंटेंट इन, यानी कि आरओपीडी का रिस्ट्रिक्शन किस सेक्शन में दिया हुआ है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आरओपीडी का एक्सेप्शन जो है वो सेक्शन 99 में दिया हुआ है। सेक्शन 99 में रेस्ट्रिक्शन लगाए हुए है कि आरओपीडी कब कब एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं, एक्सटेंट क्या है और एक्सेप्शन क्या है आरओपीडी का, ये सेक्शन 99 में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज अवेलेबल, किसको किसको अवेलेबल होता है? ओनली टू एडल्ट्स, नहीं। ओनली टू दोज हु आर कैपेबल ऑफ लॉफुली कमिट क्राइम, ये भी नहीं है। ओनली टू पब्लिक सर्वेंट, ये भी नहीं है। टू ऑल इररिस्पेक्टिव ऑफ एज एंड कैपेसिटी, देखिए यही सही है, आप सबका जवाब सही है कि सभी को अवेलेबल है। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज अवेलेबल टू ऑल इररिस्पेक्टिव ऑफ एज एंड कैपेसिटी, सभी को अवेलेबल है। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा किसको नहीं अवेलेबल है, एग्रेसर्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है द विच सेक्शन ऑफ आईपीसी कंटेन द प्रोविजन ऑफ कॉजिंग डेथ इन प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सेक्शन आपने जवाब भी दे दिया, कौन सा सेक्शन होगा? 800 दिया हुआ है, यानी सेक्शन 100 में दिया हुआ है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी को एक्सरसाइज करते हुए हम कब कब डेथ कॉज कर सकते हैं। यानी सेक्शन 100 इतना इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर में जो भी ग्राउंड्स दिए हुए हैं, जो केसेस दिए हुए हैं कि कब आप डेथ कॉज कर सकते हैं अपना आरओपीडी और बॉडी एक्सरसाइज करते हैं, वो भी याद होना चाहिए। और सेक्शन 103 भी इंपॉर्टेंट होता है। ये दोनों ही सेक्शन मैंने आपको क्रैश कोर्स में बताया भी हुआ था कि ये दोनों का सेक्शन ही नहीं कंटेंट भी इंपॉर्टेंट है। 100 और 103 का सेक्शन 100 हो गया इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ। देखिए किस केस में आरओपीडी ऑफ प्रॉपर्टी एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ, यानी कि 103 के ये कंटेंट से पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप अपने प्रॉपर्टी को डिफेंस करते हुए कब डेथ कॉज कर सकते हैं? पहला रॉबरी, ये दिया हुआ है ये ग्राउंड। हाउस ब्रेकिंग बाई नाइट, ये भी दिया हुआ है। मिस्ट्री बाई फायर कमिटेड ऑन एनी बिल्डिंग यूज फॉर ह्यूमन लिविंग, ये भी दिया हुआ है, यानी ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। ये सारे ही ऐसे ऑफेंसेस हैं जिसमें खुद को डिफेंस करते हुए आप सामने वाले की डेथ भी कॉज कर सकते हैं, तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग द राइट टू प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी डज नॉट एक्सटेंड टू कॉजिंग ऑफ डेथ। इनमें से किस सर्कमस्टांसेस में जो आरओपीडी ऑफ बॉडी होता है, यानी प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एक्सरसाइज करते हुए डेथ कॉज नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है डेथ कॉज? तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है रेप के केस में, देखिए रेप के केस में डेथ कॉज किया जा सकता है। दूसरा दिया किडनैपिंग के केस में, उसमें भी किया जा सकता है। तीसरा एब्डक्शन के केस में, एब्डक्शन के केस में भी डेथ कॉज किया जा सकता है। डी दिया हुआ है रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट के केस में। देखिए रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट जब कमिट हो रहा हो तो उसमें सेल्फ डिफेंस एक्सरसाइज करते हुए किसी का डेथ कॉज नहीं किया जा सकता है, यानी डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एक्सटेंड्स टू कॉजिंग ऑफ डेथ इफ देयर इज। डेथ कॉज किया जा सकता है किस किस सर्कमस्टांस में? जब एप्रीहेंशन ऑफ डेथ हो किया जा सकता है, सही है। एप्रीहेंशन ऑफ ग्रीवियस हो ये भी किया जा सकता है। इंटेंशन ऑफ कमिटिंग रेप वाले केस में भी किया जा सकता है। ऑल ऑफ द अबव, ये सारे लिस्ट आप लोग याद कर लीजिएगा किस किस केस में डेथ कॉज किया जा सकता है आरओपीडी ऑफ बॉडी एक्सरसाइज करते हुए, और किस किस सर्कमस्टांस में डेथ कॉज किया जा सकता है आरओपीडी ऑफ प्रॉपर्टी एक्सरसाइज करते हुए। एक सेक्शन 100 में दिया हुआ है बॉडी वाले और 103 में दिया हुआ है प्रॉपर्टी वाले। ऑल ऑफ द अबव हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर आईपीसी व्हेन द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ, फिर सेम क्वेश्चन हो गया कॉजिंग डेथ के लिए कब कब एप्रीहेंशन ऑफ डेथ हो किया जा सकता है, किडनैपिंग के केस में भी किया जाता है, एबडक्शन के केस में भी किया जा सकता है, सी में डी हो एसिड अटैक उस केस में भी किया जा सकता है, एसिड अटैक वाले केस में, डी ऑल ऑफ दोज है, ऑल ऑफ दोज आंसर हो गया इसका भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इवन डेथ ऑफ द एक्यूज कैन बी कॉज्ड अंडर, डेथ कॉज किया जा सकता है किस सेक्शन में दिया हुआ है, आरओपीडी का एक्सरसाइज करते हुए। देखिए क्वेश्चन में प्रॉपर्टी और बॉडी नहीं लिखा हुआ है, यानी 100 और 103 दोनों के लिए ओपन है ये सेक्शन, क्योंकि बॉडी और प्रॉपर्टी लिखकर डिफ्रेंशिएट नहीं किया हुआ है। तो ए में 100 दिया हुआ है और सी में 103 दिया हुआ है, यानी डी आंसर हो गया इसका, ए एंड सी बोथ 100 एंड 103। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया in which of the following cases the Supreme Court has observed that there is no right of private defense against the right of defense। देखिए ये कह रहा है कि किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा हेल्ड किया कि कोई राइट ऑफ डिफेंस एक्सरसाइज कर रहा है, अब उसके अगेंस्ट में राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं होगा, यानी वही बात होगा कि एग्रेसर नहीं एक्सरसाइज करेगा राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। मैं किसी पे हार्म कर रहा हूँ और वो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर रहा है, अब मैं उसके फर्दरेंस में मैं खुद फिर आरओपीडी एक्सरसाइज करने लगूँ और मैं क्लेम करूँ कि मैंने तो खुद को सेव किया, तो मैं ही एग्रेसर हूँ और मैं ही आरओपीडी नहीं एक्सरसाइज कर सकता हूँ। आई होप आपको समझ में आया होगा ये बात कि एग्रेसर नहीं कर सकते हैं आरओपीडी एक्सरसाइज, जिस पे जो खुद इनिशिएट लिया वो नहीं कर सकता है। और ये किस केस में हेल्ड हुआ था, स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस राम स्वरूप वाले केस में हेल्ड हुआ था। ये भी केस मैंने शायद लिखाया हुआ था आपको, राम स्वरूप वाला केस, ये बहुत लैंडमार्क जजमेंट है, अगर नहीं लिखाया है तो आप लोग लिख लीजिए, मोस्ट प्रोबेबली मैं ये केस लिखाया हूँगा, स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस राम स्वरूप। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट टू प्राइवेट डिफेंस इज नॉट अवेलेबल अगेंस्ट एन इंसेन, अगेंस्ट एन इंसेन अवेलेबल होता है, मैंने पहले भी पूछा था, बताइए किस सेक्शन में इंसेन के अगेंस्ट में आरओपीडी एक्सरसाइज किया जा सकता है। अभी भी मैं पूछ रहा हूँ, जिन्होंने आंसर नहीं दिया है आप लोग कमेंट में लिखिए। अगेंस्ट अ चाइल्ड के केस में किया जा सकता है कि नहीं, व्हेन देयर इज टाइम टू रिकॉर्ड द पब्लिक अथॉरिटी, ऑल ऑफ द अबव। देखिए सी जो दिया हुआ है यही सही आंसर है, आप सबने सही जवाब दिया है। अगर टाइम है कि आप लोग पब्लिक अथॉरिटीज़ का सहारा ले सकते हैं, आप लोग एक्सेस कर सकते हैं पब्लिक अथॉरिटी का, उस केस में आरओपीडी एक्सरसाइज नहीं करना है, तो सी करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी डज नॉट एक्सटेंड टू कॉजिंग ऑफ डेथ, आरओपीडी ऑफ बॉडी एक्सरसाइज करते हुए आपको डेथ कॉज नहीं कर सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस पहले भी आए थे। पहला ऑप्शन है किडनैपिंग के केस में डेथ कॉज किया जा सकता है। दूसरा अननेचुरल लस्ट के केस में भी किया जा सकता है। रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट नहीं, रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट के केस में डेथ कॉज नहीं करना है। और चौथा है एबडक्शन में भी किया जाता है, यानी कि रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट हो गया इसमें, जो सही आंसर होगा रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट हो जाएगा। क्वेश्चन पे आते हैं अकॉर्डिंग टू क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एक्सटेंड्स टू द वॉलंटरी कॉजिंग ऑफ डेथ और ऑफ एनी अदर हार्म टू द एजिलेंट ऑफ द इफ द ऑफेंस विच ओकेजन्स द एक्सरसाइज ऑफ द राइट इज द एक्ट ऑफ। देखिए 2013 अमेंडमेंट से क्या ऐड हुआ था वो पूछ रहा है जो कि डेथ कॉज किया जा सकता है, पर आरओपीडी एक्सरसाइज करते हुए डेथ कॉज किया जा सकता है जिस केस में, और 2013 अमेंडमेंट से ऐड हुआ था। स्टॉकिंग नहीं, वायरिज्म नहीं, एसिड अटैक केसेस बिल्कुल हाँ, एसिड अटैक के केसेस में भी आरओपीडी एक्सरसाइज करते हुए बॉडी का डेथ कॉज किया जा सकता है सामने वाले का, यानी एसिड अटैक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंस राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस डज नॉट एक्सटेंड टू कॉजिंग ऑफ डेथ। रेप के केस में एक्सटेंड होता है कॉजिंग डेथ, अननेचुरल लस्ट के केस में भी एक्सटेंड होता है, मिसकैरेज नो, किडनैपिंग केस में यस, यानी मिसकैरेज आंसर हो जाएगा। मिसकैरेज वाले केस में आप सामने वाले के डेथ कॉज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया पॉइंट आउट द करेक्ट आंसर। द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अंडर आईपीसी इज सब्जेक्ट टू नो रिस्ट्रिक्शन। क्या उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता क्या? ये बिल्कुल सही नहीं है। सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शन गिवन अंडर सेक्शन 99, मैंने बताया था कि 99 में रिस्ट्रिक्शन दिया हुआ है। सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शन 106 में रिस्ट्रिक्शन नहीं दिया हुआ है। सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शन 82 नहीं जी, एकदम सही आंसर कौन सा हो गया? 99 जो आपने सही आंसर दे दिया। सेक्शन 99 में रिस्ट्रिक्शन दिया हुआ है, यानी एक्सेप्शन दिया हुआ है आरओपीडी का, कि कब कब आरओपीडी एक्सरसाइज आप नहीं कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शंस गिवन अंडर सेक्शन 99। सेक्शन 99 में रिस्ट्रिक्शन दिया हुआ है, एक्सेप्शन दिया हुआ है आरओपीडी का, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का। तो चलिए आज के लिए रहने देते हैं, आज के लिए इतना ही एमसीक्यूज़। आप लोग पुराने एमसीक्यूज़ को रिवाइज़ करते रहिए और जो क्लास में बताया गया उसको भी रिवाइज़ करते रहिए। रात हो गई है, अब आप लोग सो जाइए, फिर मिलते हैं कल सुबह। ओके, गुड नाइट सभी को, गुड नाइट।